गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा हो जाने के बाद बच्चों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं नए चैप्टर की, चैप्टर नंबर 4 इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री, और नाम है इसका बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें बच्चों हम लोग तो सबसे पहले, जैसा कि पता है, हम लोग जब भी चैप्टर पढ़ते हैं सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए इंट्रोडक्शन, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, हिंदी में बोलते हैं इसको परिचय। तो परिचय या इंट्रोडक्शन की बात करें देखिए बच्चों, अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन है वो कितनी स्पीड से चल रही है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हो सकते हैं जिसके जरिए रिएक्शन, जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन की स्पीड बढ़ सकती है, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अगर हम लोग बात करें बच्चों केमिकल काइनेटिक्स की तो इसको एक एग्जाम्पल से समझे। सपोज मान के चलिए कि एक मजदूर को आपने हायर किया, एक मिस्त्री को आपने हायर किया, और आपने उसको कहा कि भाई आपको पास में 500 ईंट है, ठीक है, ब्रिक्स है, 500 ईंटें हैं, और आपने कहा कि भैया आपको एक दीवार बनानी है, ठीक है, एक दीवार बनानी है, दीवार में ईंटें लगानी है। तो अब मान लीजिए बंदा काम कर रहा है इसके अंदर, तो अभी शुरुआत में उसने काम करना शुरू नहीं किया, तो यहाँ दीवार के अंदर लगी 0 है, क्वांटिटी यहाँ पर 500 है। अब यहाँ पर मान लीजिए शुरुआत करता है ईंट लगाने की, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2-3 चीज़ें वेरी करेंगी। मान लीजिए गर्मी के दिन है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ईंट लगने की जो कंडीशन होगी, ये ईंट लगाने के अंदर जो मिस्त्री काम करेगा, जो कह सकते हैं गर्मी के अंदर उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा जितना सर्दियों में काम कर पाएगा, टेम्परेचर वेरिफिकेशन होगा। दूसरी बात ये कहेंगे कि टेम्परेचर के अलावा की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो फैक्टर्स उसको चाहिए, मान लीजिए सीमेंट है, बजरी है, ये इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो काम ज़्यादा होगा, अगर क्वांटिटी नहीं है या कम है या देरी से आ रही है तो ये कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है धीरे धीरे चलेगी, ईंट धीरे धीरे बनेंगे। ये एक सिंपल एग्जांपल हमारी आम लाइफ में हम देख सकते हैं। तो इसी तरीके से यूँ कह सकते हैं कि किसी भी इस रिएक्शन के चलने को कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड, या रासायनिक अभिक्रिया की दर कह दो या वेग कह दो। इसको हम लोग दर या वेग को हम लोग यूँ कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड से चल रही है। समझ में आ रहा है आपको? तो कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड से चल रही है, और कौन कौन से कारक हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर कोई केमिकल रिएक्शन की बात करें तो वो डिपेंड करती है कि क्रिया कारक कितने हैं, मतलब क्रिया कारकों की सांद्रता पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर ताप पर डिपेंड करती है, उसमें अगर कोई उत्प्रेरक आप डाल रहे हैं तो उस पर डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए वो रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में कंप्लीट होना चाहती है या होती है तो उसके अंदर एक लाइट भी एक फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा जिस बर्तन में आप रिएक्शन करा रहे हैं उसका सरफेस एरिया कितना है, या जिसके अंदर रिएक्शन करा रहे हैं, जिस कंपाउंड की रिएक्शन करा रहे हैं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया कितना, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों कि ये जो रसायन विज्ञान की शाखा है, ये फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन की शाखा है जो इस बात का अध्ययन करती है, कि रासायनिक अभिक्रिया की दर कितनी होगी और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। अगर हम लोग बेसिकली बात करें केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगति की, तो जैसा कि नजर आ रहा है आपको रासायनिक बलगति की, यहाँ पर ये जो काइनेटिक शब्द है, या जो काइनेटिक शब्द है बच्चों, ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है बच्चों? ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो आया है काइनेसिस से। जो काइनेटिक है बच्चों वो आया है आपका काइनेसिस से, और काइनेसिस का मतलब होता है मोशन। क्या होता है बच्चों? काइनेसिस का मतलब होता है मोशन, कि भैया कोई भी स्पीड की रिएक्शन की स्पीड कितनी, गति कितनी है। समझ में आ गया बच्चों? तो यूं कह सकते हैं कि रासायनिक बल गति के ग्रीक भाषा का शब्द है जो काइनेसिस से बना है, इसका मतलब है मोशन या गति। और यूं कह सकते हैं बच्चों रासायनिक बल गति की
भौतिक विज्ञान, भौतिक रसायन की या फिजिकल केमिस्ट्री की वह शाखा जो इस बात का अध्ययन करता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर कितनी है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इन बातों का अध्ययन करते उसको मतलब हम लोग रासायनिक बल गति की। समझ में आ गया आपको? तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, पहले हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, बोल रहा हूं मैं, लिखेंगे भैया, लिखेंगे रासायनिक बल गति की, रासायनिक बल गति की को अंग्रेजी में रासायनिक बल गतिकी को, रासायनिक बल गतिकी को अंग्रेजी में केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है, केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है, ये लिखा हुआ केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। इसमें काइनेटिक शब्द, इसमें काइनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के, इसमें काइनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के, इसमें काइनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के काइनेसिस से आया है। इसमें काइनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के काइनेसिस से आया है, जिसका अर्थ है मोशन, ब्रैकेट में लिख देंगे आप लोग गति, जिसका अर्थ है मोशन, ब्रैकेट में लिख देंगे गति। अर्थात भौतिक रसायन की वह शाखा, अर्थात भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें, अर्थात भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग, रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग अथवा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का, अथवा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स is an English word, is an English word, chemical kinetics is an English word in which kinetic word, in which kinetic words comes from Greek language, kinetic word comes from Greek language, kinesis means motion, kinesis means motion। अगले लाइन में लिखेंगे means, अगले लाइन में लिखेंगे बच्चों means chemical kinetics is a branch of physical chemistry, chemical kinetics is a branch of physical chemistry, which deals with rate of reaction and factor affecting the rate of reaction, factors affecting the rate of reaction is known as chemical kinetics, chemical kinetics। लिख लिया बच्चों? तो ये बात समझ में आ जाती है आपको कि रासायनिक बल गति एक्चुअल में क्या है। ये भौतिक रसायन की शाखा है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति का अध्ययन किया जाता है और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है बच्चों? आपका रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। क्लियर हो गई बात आपको? बोलिए। आगे लिखेंगे, इससे के नीचे कंटिन्यू करेंगे, अगले लाइन से लिखेंगे रासायनिक बल गतिकी के आधार पर, रासायनिक बल गतिकी के आधार पर, रासायनिक बल गतिकी के आधार पर अभिक्रियाओं को, रासायनिक बल गतिकी के आधार पर निम्न तीन भागों में बांटा गया है। निम्न तीन भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ
chemical kinetics. On the basis of chemical kinetics, reactions are classified in following three types. Number one, तीव्र अभिक्रियाएं, इसको बोलेंगे बच्चों हम लोग फास्ट रिएक्शंस। खास बात ये बच्चों, ज्यादातर आयनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं होती हैं वो इस टाइप की रिएक्शन शो करती हैं, बहुत फास्ट चलती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर मान लीजिए आपने कई बार इनो देखा होगा, आप ग्लास के अंदर जैसे इनो के पाउच को तोड़ के डालते हैं तो क्या करते हैं, आप देखते हैं बहुत स्पीड से रिएक्शन होती है, मतलब विद इन अ सेकेंड, पार्ट ऑफ सेकेंड के अंदर रिएक्शन हो जाती है। और अगर हम लोग इसको साइंटिफिक वैल्यूज की बात करें तो लगभग 10⁻⁻12 से 10⁻⁻16 सेकेंड के अंदर ये रिएक्शन पूरी हो जाती है। तो इतनी स्पीड से जो रिएक्शन चलते हैं वो कहलाती है आपकी फास्ट रिएक्शन। लिख लिया बच्चों, समझ में आ गया बच्चों? तो लिखिए इसके अंदर वे अभिक्रियाएं जो अत्यधिक तीव्र गति से होती हैं, ब्रेक में लिखेंगे 10⁻⁻12 से 10⁻⁻16 सेकेंड, 10⁻⁻12 से 10⁻⁻16 सेकेंड तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण आयनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं। और इसमें एक फेमस रिएक्शन है बच्चों जिसका एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं कि जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की रिएक्शन कराते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ में, तो यहाँ हमारे पास में AgCl का व्हाइट पीपीटी आ जाता है, श्वेत अवक्षेप तुरंत प्राप्त होता है, व्हाइट पीपीटी प्राप्त होता है। क्या होता है बच्चों? व्हाइट पीपीटी ऑब्टेन होता है, साथ में बनता है आपका NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। समझ में आ गया? लिख लीजिए एग्जांपल हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे these reaction occurs by very fast speed। ब्रैकेट में लिखेंगे 10⁻⁻12 to 10⁻⁻16 सेकेंड, मतलब एक सेकंड के भी अरबे हिस्से के अंदर ये रिएक्शन पूरी हो जाती है। समझ में आया आपको? इतनी स्पीड से चलती है। इसके बाद में सेकंड रिएक्शन हमारे पास में आती है बच्चों, जिसका नाम है स्लो रिएक्शन, ये यूं कह सकते हैं मंद गति की अभिक्रियाएं, स्लो रिएक्शन। अगली कौन सी है बच्चों? अगली रिएक्शन हमारे पास में स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं मंद गति से होती हैं, These reaction complete in slow motion। एग्जाम्पल की बात करें इसके अंदर तो एग्जाम्पल हमारे पास में तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। एग्जाम्पल है बच्चों लोहे पर जंग लगना। और आप सब जानते हैं लोहे पर जंग लगने की प्रोसेस आप सब लोग जानते हैं कि लोहा बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लंबे समय तक जब खुले वातावरण के अंदर, नमी के अंदर पड़ा रहता तब जाके उसके ऊपर जो है ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, उसको कहते हैं हम लोग लोहे पर जंग लगना। तो ये एक मंद गति से चलने वाली अभिक्रिया का उदाहरण है। समझ में आ गया आपको? अंग्रेजी में लिख देंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या लिखेंगे बच्चों? ये लिख देंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। ये इसका एग्जाम्पल है बच्चों। इसके बाद में थर्ड जो रिएक्शन है हमारे पास में, जो तीसरी रिएक्शन है बच्चों, वो है मध्यम गति की रिएक्शन, मध्यम गति की अभिक्रियाएं, मीडियम रिएक्शन।
यह अभिक्रियाएं मध्यम गति से चलती हैं, यह अभिक्रियाएं मध्यम गति से चलती हैं। दीज रिएक्शन कंप्लीट इन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल इसमें दो हैं। एक है स्टार्च का जल अपघटन, स्टार्च का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च का जल अपघटन, स्टार्च का जल अपघटन। और दूसरा इसके अंदर एग्जाम्पल आता है हमारे पास में शर्करा का जल अपघटन या सुक्रोज का जल अपघटन, शर्करा का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, ब्रैकेट में सुक्रोज। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर। एक्चुअल में शर्करा को कई बार वो क्या करता है, शर्करा नहीं लिख करके वो इसको लिखता है, शर्करा नहीं लिखता है, कई बार इसको वो प्रतीप शर्करा भी लिखता है। क्या लिखता है बच्चों, प्रतीप शर्करा भी लिखता है। क्या लिखता है, प्रतीप शर्करा, जिसको अंग्रेजी हम लोग बोलते हैं इनवर्ट शुगर। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर क्या होता है, अब तो अभी ये एक चैप्टर अभी आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल जीवाणु। और उसके अंदर आप जब सुक्रोज पढ़ेंगे, जब आप सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे, सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे तो सुक्रोज को ही कहा जाता है प्रतीप शर्करा। और इस चैप्टर के अंदर जीवाणु के अंदर बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर के अंदर एक बात कही गई है जिसका नाम है, जिस टॉपिक का नाम है म्यूटा रोटेशन। क्या होता है बच्चों, म्यूटा रोटेशन, इसको बोलते हैं हम लोग परिवर्ती घूर्णन। क्या बोलते हैं, परिवर्ती घूर्णन। मतलब जब किसी कंपाउंड का, जब किसी यौगिक का घूर्णन बार बार चेंज होता है, ठीक है, बार बार चेंज होता है तो उसको हम लोग म्यूटा रोटेशन या परिवर्ती घूर्णन कहते हैं। लेकिन खास बात यह है बच्चों कि सुक्रोज के अंदर क्या होता है कि जब सॉल्यूशन फॉर्म में ये जाता है, अगर इस क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो इसका जो है रोटेशन दक्षिणावर्त दिशा में होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, घड़ी की दिशा में लाइट को ये घुमाता है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं, विलयन अवस्था में बना लेते हैं, तो क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है। मतलब यूँ कह सकते हैं इसका घूर्णन विलयन प्रावस्था में उल्टा हो जाता है। सीधा सीधा क्या कहेंगे कि सुक्रोज का घूर्णन विलयन प्रावस्था में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर बोलते हैं या प्रतीप शर्करा बोलते हैं। बात समझ आ गई। वो बात डिटेल अलग है कि आप जब वहां पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई सुक्रोज दो चीजों से मिलकर बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ग्लूकोज का घूर्णन इतना होता है, फ्रक्टोज का घूर्णन इतना होता है। ये सभी पूरी डिटेल है चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल। और ये हम लोग ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा तो फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल के बारे में। ठीक है, बात समझ आ गई। अभी यहाँ पर हम लोग डिटेल से बात नहीं करें। अभी आप ये ध्यान रखें कि इसके अंदर चूंकि इसका घूर्णन जो है बदल जाता है, उल्टा हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको प्रतीप शर्करा। तो यहाँ नोट करके लिख देंगे आप लोग, इसके अंदर रिएक्शन के टाइप के अंदर नीचे नोट करके लिख देंगे, सुक्रोज को प्रतीप शर्करा कहा जाता है। सुक्रोज को प्रतीप शर्करा कहा जाता है क्योंकि सुक्रोज को प्रतीप शर्करा कहा जाता है क्योंकि विलयन प्रावस्था में इसका घूर्णन उल्टा हो जाता है। इंग्लिश में वाले लिखेंगे सुक्रोज इज नॉन एज इनवर्ट sugar because the rotation become invert in solution form। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स की, और केमिकल काइनेटिक्स हमने बता दिया इट इज द ग्रीक वर्ड comes from kinesis which means motion। के ये है ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द जो है ग्रीस एक देश है वहाँ से निकला है, और काइनेसिस का अर्थ होता है गति, और ये अभिक्रिया की दर उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करती है। और इस स्पीड के बेस पर, गति के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की हो गई, एक होगी तीव्र अभिक्रिया, एक होगी मंद अभिक्रिया और एक होगी मध्यम गति की अभिक्रिया। बात समझ में आ गई बच्चों।
एक्चुअल में यहाँ बार बार हमारे पास में आ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर के बारे में बात कर रहा है, अभिक्रिया की दर के बारे में बात करता है, तो फिर अगली चीज हमारे पास में ये आती है कि भाई अभिक्रिया की दर होती क्या चीज है। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया की दर। अगला हेडिंग हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग, रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी, रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी। मैं लिख देता हूं बोर्ड पर। तो अगला टॉपिक बच्चे जो हमारे पास में आया है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास में है उस टॉपिक का नाम है रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी, अभिक्रिया की दर और वेग। टॉपिक का नाम है अभिक्रिया की दर या वेग, रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी। ये बात मैं बता चुका हूं, यह एग्जाम्पल मैं कह चुका हूं कि मान लीजिए कि एक मिस्त्री है, उसको आपने 500 ईंट दे रखी हैं, ब्रिक्स दे रखी हैं, ठीक है, ईंटें दे रखी है आपने 500 का, कह रखा भैया दीवार बनानी है, अभी ईंट काम करना चालू, उनके ईंट की क्वांटिटी 0 है, ये 500 है। मान लीजिए आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद आपने चेक किया, पता लगा इसने दीवार में 100 ईंट लगा दी, तो आपके पास में रिमेनिंग ईंट कितनी बची? 400 बची। क्या मान लीजिए इसने 100 और लगा दी तो 200 लगी, इधर कितने बचे भैया? इधर 300 बची। क्या मान लीजिए 1 घंटे बाद, और मान लीजिए आधा घंटे बाद फिर आपने चेक किया, वैसे 50 ईंट लगा दी, तो आपने यहाँ पर कितनी बची? 250 बची। क्या इधर भी टोटल कितने हो गए? 250 हो गई। क्या ये 100 थी पहले, यहाँ तक पहुंचे तो 200 हो गई, 100 200 हो गई, यहाँ तक पहुंचे तो क्या अपना 250 100 हो गई कि नहीं होगी बताओ। तो कहने का मतलब ये, अगर आप गौर से देखेंगे तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया, ये जो एरो के इधर लिखे जाते हैं वो क्रिया कारक कहलाते हैं, और ये जो दीवार आपकी ईंटों की बन रही है, ये जो दीवार आपकी ईंटों की बनी है, ये क्या कहलाएगी भैया? आपकी ये दीवार कहलाएगी आपकी उत्पाद। ये तो क्या कहलाते हैं? आपके इधर जो कहलाते हैं वो क्रिया कारक कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो ये रिएक्टेंट हो गई ईंट, अभी रिएक्टेंट हो गए हमारे पास में, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आप लोग उत्पाद भी बोल सकते हैं और इसको क्रियाफल भी बोल सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग की बात करें तो दर या वेग का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो यूं कह सकते हैं बच्चों कि इकाई समय में क्रिया कारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है बच्चों? दर या वेग कहलाता है। आपको पता है टाइम के साथ साथ जो अभी इसकी भी सांद्रता में परिवर्तन है 500, 400, 300, और इसकी भी सांद्रता में परिवर्तन है 100, 0, 100, 200, 250। यूँ कह सकते हैं कि जब हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में किसी की सांद्रता की बात करते हैं, उसमें जो परिवर्तन आता है उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया दर या वेग कहा जाता है, रेट और वेलोसिटी कहा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें रेट या वेलोसिटी की बात करें तो हमारे पास में आ गया, लिख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इकाई समय में रासायनिक अभिक्रिया, इकाई समय में रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक अथवा उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को, या जो डेल होता है बच्चों, अगर ये किसी एरो पे लगा देते हैं यहाँ पर तो ये ताप को दर्शाता है, और अगर यहाँ लगाते हैं किसी तो उसको चेंज को दर्शाता है, इसमें परिवर्तन को दर्शाता है। तो लिखा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में, इकाई समय में रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक अथवा उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को
होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहा जाता है। अभी फॉर्मूला नहीं लिखना है आपको, केवल याद रखना है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बच्चों, इंग्लिश में लिखिए बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, change in concentration in reactant or product, in reactant or product, and time taken into the change, and time taken into the change is known as rate of reaction or velocity of reaction, rate of reaction or velocity of reaction। अगर इसको समझाना चाहूँ बच्चों, भी फॉर्मूला नहीं लिखना है आपको, अगर मैं समझाना चाहूँ तो इसको हम लोग समझा सकते हैं ग्राफ से। और अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ये आपको इस साइड ही बनाना है, फॉर्मूले की साइड, है ना, मैं इधर बना देता हूँ, आपको इधर बनाना है ग्राफ, ताकि सुंदर सा लगे ग्राफ। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो इसका ग्राफ अगर हम लोग देखें बच्चों तो यूँ देखेंगे। हम लोग क्रिया कारक के बारे में बात करें तो ग्राफ के बारे में क्या करेंगे बच्चों, सांद्रता देखो घटती जा रही है, ये ग्राफ बना दिया। ये हमारे पास में समय हो गया, जैसे जैसे समय बढ़ेगा सांद्रता, अगर मैं केवल एक की बात कर रहा हूँ, ये आ गया आपके पास में टाइम, ठीक है बच्चों, और ये आ गया आपके पास में कंसंट्रेशन, सांद्रता। और सांद्रता भी किसकी है, रिएक्टेंट की है। किसकी है भैया, रिएक्टेंट की है। सांद्रता किसकी है, क्रियाकारक की है। ब्रैकेट में लिख देंगे नीचे क्रियाकारक, तो क्रियाकारक की सांद्रता है। तो सांद्रता में देखो क्रियाकारक सांद्रता धीरे धीरे घट रही है क्या, बोलो घट रही है कि नहीं घट रही है, तो आप देखो गौर से घट रही है इसके अंदर क्रियाकारक सांद्रता। समझ में आ गया। तो इसको कंटिन्यू करेंगे, जो लैंग्वेज लिखी आपने डेफिनेशन लिखी उसके नीचे कंटिन्यू लिखेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों की सांद्रता धीरे धीरे घटती जाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों की सांद्रता धीरे धीरे घटती जाती है। अतः अभिक्रिया की दर के स्थान पर, अतः अभिक्रिया की दर के स्थान पर अभिक्रिया की औसत दर ज्ञात की जाती है। अभिक्रिया की दर के स्थान पर, अभिक्रिया की दर के स्थान पर औसत दर ज्ञात की जाती है। अभिक्रिया की दर के स्थान पर औसत दर ज्ञात की जाती है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, इन द केमिकल रिएक्शन, इन द केमिकल रिएक्शन, in the chemical reaction the concentration of reactant and in a chemical reaction the concentration of reactant decreased gradually, so average rate of reaction can be calculated at the place of rate of reaction। बात समझ आ गई बच्चों। इतना लिखने के बाद में आप पहले क्या करेंगे बच्चों, उधर ग्राफ बनाएंगे। लिखने के बाद में ये जो ग्राफ है उधर बना देंगे, और ग्राफ के इस साइड में आप मतलब यहाँ आपने ग्राफ बनाएंगे, यहाँ आपने ग्राफ बनाना है ये वाला, और इधर आपको लिखना है ये जो दर और वेग लिखा है इसमें थोड़ा सा सुधार करना है। वेग या दर ही है ये, लेकिन वेग या दर कौन सा है भैया, ये है एवरेज वाला, औसत वाला है। ए भी लिखेंगे इंग्लिश में, औसत वाला। और इंग्लिश मीडियम वाले भी ये लिखेंगे रेट और वेलोसिटी, और ब्रैकेट में ए वी इज इक्वल टू प्लस माइनस डी सी अपॉन डेल टी अपॉन डेल टी। लिख लिया बच्चों, ये लिख लीजिए। उधर ग्राफ बनाना है आपको, नीचे समय और सांद्रता लिखनी है। सांद्रता के नीचे क्रिया कारक लिखना नहीं बोलेंगे। ग्राफ में यहाँ समय इधर है और ये सांद्रता है इस साइड में, इस वाले एरो पे। ये समय है आपका, ये सांद्रता है, सांद्रता क्रिया कारकों की है, ठीक है, और ये समय है, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया। ग्राफ उधर बनाना है और फॉर्मूला इधर लिखना है, ठीक है। यहाँ जब आप गौर से देखेंगे तो फॉर्मूले के अंदर आपको नजर आ रहा होगा दो साइन लगा रखे, दो चिन्ह लगा रखे, एक प्लस का लगा रखा और एक माइनस का लगा रखा है, ठीक है, प्लस और माइनस लगा रखा है। लेकिन खास बात बच्चों ये, इस चिन्ह के अंदर ना तो प्लस प्लस है और ना माइनस माइनस है। प्लस को प्लस नहीं कह सकते और माइनस को माइनस नहीं कह सकते। आपने इस तरह ऐसा क्यों, प्लस को प्लस माइनस को माइनस क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चों इस प्लस का मतलब प्लस नहीं और माइनस का मतलब माइनस नहीं। फिर क्या है, अगर आप गौर से नोटिस करेंगे तो देखो रिएक्टेंट धीरे धीरे घट रहे हैं। 500 था, फिर 400 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर 250 हुआ,
तो जब अभिक्रिया की दर आपको निकालनी हो क्रिया कारकों के लिए, जब अभिक्रिया की दर निकालनी हो क्रिया कारकों के लिए तो माइनस लगाते हैं, यही फॉर्मूला आएगा लेकिन माइनस आएगा। और जब अभिक्रिया की दर निकालनी है आपको उत्पादों के लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो फिर आपको लगाना है प्लस, क्योंकि आपको नजर आ रहा है बच्चों की वो सांद्रता 0, 100, 200, 250 बढ़ रही है, तो प्लस लगाते हैं। तो अब इस डायग्राम के नीचे हम लोग लिखेंगे, इस फॉर्मूले के नीचे लिखेंगे, कंटिन्यू पूरा लिखेंगे। अब तो नीचे आर पर पूरे पेज पर लिखेंगे। लिखिए इसके अंदर उपरोक्त सूत्र में क्रिया कारकों हेतु, उपरोक्त सूत्र में क्रिया कारकों हेतु ऋण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऋण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऋण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रिया कारकों की सांद्रता लगातार घटती रहती है, क्रिया कारकों की सांद्रता लगातार घटती रहती है, क्रिया कारकों की सांद्रता लगातार घटती रहती है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे In above formula minus sign is used for reactant because during the reaction the concentration of reactant become decreased gradually, the concentration of reactant decreased gradually, but plus sign is used for product, because the concentration of product increase regularly during the reaction। ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे परंतु क्रियाफलों या उत्पादों के लिए धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी सांद्रता लगातार बढ़ती है। लिख लिया बच्चों। तो अब तक हम लोगों ने 3 टॉपिक के बारे में बात की। हमारा पहला टॉपिक था रासायनिक बलगति क्या है, दूसरा क्वेश्चन किया हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है, और तीसरा टॉपिक क्या है भैया इसमें प्लस माइनस वगैरह क्यों लगाते हैं। अगला नेक्स्ट लिखेंगे अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। यहाँ इसके अंदर कहीं जगह हो या उधर ग्राफ में ही, यहाँ पर ग्राफ में जगह होगी तो यहाँ लिख देंगे आप लोग, ग्राफ में जगह होगी लिख देंगे डेल से बराबर क्रियाकारक ऑब्लिक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और डेल टी लिखेंगे परिवर्तन में लगा समय, ये है यहाँ पर। आप भी लिख देंगे इसके अंदर इंग्लिश मीडियम वाले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट पूरा लिखेंगे, मेरे शॉर्ट में ले लिखेंगे, और लिखेंगे टाइम टेकन इनटू द चेंज। समझ में आ गया बच्चों। तो अगली हेडिंग क्या लिखी है आपने, तात्क्षणिक वेग। क्या लिखी अगली हेडिंग लिखी है आपने तात्क्षणिक वेग। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इसके अंदर इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। अगला है आपका इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको आप लोग हिंदी में बोल रहे हैं तात्क्षणिक वेग या दर, इसकी बात कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, स्पीड मैंने कहा कि रिएक्शन की क्रिया कारकों की सांद्रता, अभी मैंने एक ग्राफ बनाया, और ग्राफ आप इस साइड इस कोने पे ही बनाएंगे, उधर कोने पे नहीं बनाएंगे इस बार। ऐसे मैंने बताया कि भैया क्रिया कारकों की सांद्रता धीरे धीरे घट रही है, बताया आपको। अब मैं आपसे यूं कह दूं कि यार एक बार बताओ कि 10:30 पे उस टाइम रिएक्शन की स्पीड कितनी थी,
तो एग्जैक्ट टाइम पर जब आप देख के बता देंगे तो वही कहलाएगा आपका तात्क्षणिक वेग या दर। यूँ कह सकते हैं किसी विशेष समय पर रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है उसे हम लोग तात्क्षणिक दर या तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। यहाँ मैंने बताया आपको समय है, टाइम आपने लिखा, और यहाँ आपको मैंने बताया सांद्रता और सांद्रता भी किसकी बताई बच्चों? सांद्रता बताई मैंने आपको क्रिया कारकों की सांद्रता बताई मैंने आपको, यस और नो। इधर बताई इस साइड मैंने बताया आपको कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन किसकी बताई? रिएक्टेंट की, फॉर रिएक्टेंट की बताई। समझ में आ गया आपको? अब मैं आपको तात्क्षणिक वेग की बात कर रहा हूं, तो मान के चलिए हमारे पास में बात कर रहे हैं, तो पहला ये वाला ग्राफ बनाया मैंने, फिर ये ग्राफ बनाया मैंने, फिर ये ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कहा मैंने T1, इसको कहा मैंने T2, इसको कहा मैंने T3, और T1 पर सांद्रता कितनी थी? C1, T2 पे सांद्रता कितनी थी? C2, और T3 पर सांद्रता कितनी होगी? C3 हो गई क्या बताओ? तो देखो यहाँ पर T1 पे सांद्रता बहुत ज़्यादा थी, T2 पे थोड़ी सी कम हो गई, T3 पे तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन सांद्रता घट रही है धीरे धीरे, नजर आ रही है आपको? तो यहाँ परिभाषा मेरे पास में क्या हो गई? परिभाषा मेरे पास में होगी कि विशेष समय पर रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या कहलाती है? आपकी तात्क्षणिक दर या दर वेग कहलाती है। लिखिए, किसी विशेष समय पर रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी विशेष समय पर रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग, किसी विशेष समय पर रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग तात्क्षणिक वेग या दर कहलाती है, तात्क्षणिक वेग या दर कहलाती है। The rate of reaction at a specific time, the rate of reaction at a specific time is known as instant rate of reaction, is known as instant rate of reaction, is known as instant rate of reaction। और फिर बच्चों इसके अंदर हम लोग इसका फॉर्मूला अगर हम लोग लिखते हैं, रेट या वेलोसिटी, दर या वेग, कौन सा वाला है भैया? इंस्टेंट। क्या हो गया? ये हो जाता है प्लस माइनस dc/dt। तो ध्यान रखना है बच्चों कि अगर इसको वैसे लिखूं तो v इंस्टेंट इज इक्वल टू मेरे पास में आ गया प्लस माइनस dc/dt। मतलब जब किसी स्पेशल टाइम पर हम लोग बात करें अभिक्रिया के वेग की तो इंस्टेंट कहलाता है, तात्क्षणिक कहलाता है, या तात्क्षणिक लिख सकते हैं हिंदी में। और कुछ कारण किया नहीं है मैंने कि डेल पर जब हम लोग लिमिट लगा देते हैं तो आपको पता है डी में कन्वर्ट हो जाता है, टेंस टू 0 हो जाता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पर हमारे पास में था तात्क्षणिक वेग या दर। उम्मीद समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लो एक बार इसको। इधर ग्राफ बनाना है आपको और उधर फॉर्मूला लिखना है, ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, ठीक है? लिखिए फटाफट से। लिख लिया? इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों आप लोग। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है, अभिक्रिया की दर का मात्रक। अभिक्रिया की दर का मात्रक, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर का मात्रक, अभिक्रिया की दर का मात्रक। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अभिक्रिया की दर का मात्रक। तो यहाँ लिख देंगे अभिक्रिया की दर का मात्रक, दर या वेग, रेट और वेलोसिटी। अगर इसके मात्रक की बात करें तो बच्चों आपको पता है फॉर्मूला था प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। और आप जब जानते हैं वेग या दर की बात करें हम लोग तो सांद्रता किस में नापते हैं? सांद्रता हम लोग नापते हैं मोल पर लीटर में। सांद्रता किस में नापते हैं हम लोग? मोल पर लीटर के अंदर नापते हैं, आप सब जानते हैं। अपॉन ये टी क्या है भैया? सेकंड में नापते हैं। बोलो समझ में आगे नहीं आया?
यहाँ वेलोसिटी और रेट लिख देंगे भैया इंग्लिश मीडियम वाले। तो अगर हम लोग वेग या दर के मात्रक की बात करें तो मात्रक हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। समझ में आ गया। तो अभिक्रिया की दर या वेग का मात्रक हमारे पास में हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लिख लीजिए इसको फटाफट से। तो बच्चों ये था हमारे पास में वेग या दर का मात्रक। अब अभिक्रिया की दर कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं उन बच्चों को ये बात जरूर कहना चाहूँगा जिन बच्चों को अभी भी अपने सिलेबस की फिक्र है या जिन बच्चों को ये टेंशन है सर क्लासेस कम होती हैं, तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, आप चाहे आकर के ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, लेकिन आपको इतना ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा बच्चों कि आपका सिलेबस टाइम से करा के देंगे, तरीके से करा के देंगे, है ना। घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये बात रिकॉर्ड हो रही है, आप बिल्कुल आप रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। सर ये सर ने कही है बात, सर आपने कहा था आप रेस्पॉन्सिबल हैं, तो वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग फॉर द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए पूरे रेस्पॉन्सिबल है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिलेबस तरीके से कराएंगे तो आपका काम ये है कि जितना पढ़ाया जा रहा है उसको तरीके से मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखते हुए तरीके से उसको सुने, नोट्स को प्रॉपर वे में साफ सुथरा बनाएं और टाइम टू टाइम बुक्स भी पढ़ते रहें और क्वेश्चंस भी करते रहें किताब के। ठीक है, डाउट्स क्लास हमारा सिलेबस वो जल्दी पूरा होने वाला, तकरीबन एक मंथ में हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास में ऑर्गेनिक हमारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, ऑर्गेनिक के अलावा मैं आपको बता दूं हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको करा चुका हूं पूरा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास हो गया, सॉलिड स्टेट हमारे पास में हो गया, सॉल्यूशन मेरे पास हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास में हो गया। अब उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स से 4-5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद में क्या बचता है आपके पास में, सरफेस केमिस्ट्री है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, वो 4-5-6 लेक्चर में हो जाएगा। उसके बाद में छठा चैप्टर आपके हटा ही दिया है, 7वां और 8वां, तो केवल 5, 7 और 8 ये 3 चैप्टर और आपके बाकी हैं। आपको घबराने की और टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है, सब काम आराम से हो जाएगा। बस आप ये है क्लास प्रॉपर वे में लेते रहिए। ठीक है, क्लास हम बंद नहीं करेंगे। उसके बाद ये बता दूं मैं आपको, हम आपके साथ टिल एग्जाम तक, जब तक आपका बोर्ड जो है एग्जाम नहीं ले लेता है, तब तक वी आर विद यू। हम आपके साथ हैं, आपको समझाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, आपकी हेल्प जो भी होगी करते रहेंगे। दूसरा मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों को डाउट्स आते हैं व्हाट्सएप पे, अगर यहाँ लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उसकी स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, या कोई डाउट्स उसका आता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। आप मैसेज भेज दें, आंसर जब जैसे मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है, शाम को इवनिंग में या कल अगले दिन, तो मैं आपका आंसर दे दूंगा। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी ऑफलाइन के लिए मैं बैठता हूँ रोजाना ऑफिस के अंदर। ठीक है, आप आ सकते हैं शाम को इवनिंग में। मैं तकरीबन 2-2:30 बजे से लेकर के शाम को 4-5 बजे तक हमारी क्लासेस के अंदर, ऑफलाइन क्लासेस जहाँ लगती हैं वहाँ मैं बैठता हूँ। आप आकर के वहाँ पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ठीक है, बिना किसी टेंशन के। तब तक के लिए धन्यवाद।